दोस्तों नमस्कार। सत्ता भ्रष्ट करती है और अपार सत्ता अपार भ्रष्ट करती है। पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यह कथन कोई आज का नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही हो चला है। और यह त्रासदी भारत के सामने इस तरीके से उभर कर आई है कि इससे पहले भारत में ऐसी बेबसी कभी देखी नहीं गई। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, खुलकर हो रहा है। विपक्ष बेबस है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस देश को जिन हाथों में बेचा जा रहा है, वही हाथ इसी सरकार को और उसी की पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं। और भारत के इतिहास को अगर पलटना शुरू कीजिएगा आजादी के बाद, तो जितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग बीते 4 बरस के दौरान हुई, इतनी बड़ी फंडिंग इससे पहले कभी नहीं हुई। कभी से मतलब है 1950 से लेकर 2014 तक। आपको यह तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी जब करोड़ों के तर्ज पर इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया जा रहा हो और उसी कॉरपोरेट को इस देश की संपत्ति कौड़ियों के मोल दी जा रही हो। आपने अभी सुना होगा कि किस किस क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों को बेचा जा रहा है और उसकी तादाद कितनी बड़ी है। लेकिन आपने यह नहीं जाना होगा, दरअसल जो कंपनियां इस देश में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रही है, वह कौन कौन सी कंपनियां हैं और किन किन माध्यमों से वह फंडिंग करती है। और पॉलिटिकल फंडिंग की तादाद हर दिन, यानी बीते 4 बरस के दौर में या फिर 2014 के बाद से अगर स्थितियों को देखना शुरू कीजिएगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन 10 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास फंडिंग आती रही। यह इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंडिंग आई, यह कॉरपोरेट्स द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के जरिए फंडिंग आई, यह निजी तौर पर फंडिंग दी गई। और यह सारी फंडिंग को जोड़ते चले जाइएगा तो हर दिन 10 करोड़ रुपए फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी के पास आ रही है। इतना पैसा इस देश में कैसे आ रहा है? और अगर पैसा आ रहा है तो क्या यह ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, या फिर व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट करने के जो रास्ते बनाए गए हैं, उसमें पॉलिटिकल फंडिंग करने वाले की पहचान की जरूरत भी अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उस तरफ देख नहीं सकता है, वो आवाज नहीं लगा सकता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदा और उसके जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे दिया गया। 20,000 रुपए से कम का डोनेशन देने वाले की पहचान भी नहीं होती है, लेकिन 20-20 हजार रुपए जोड़ते चले जाइएगा तो वह करोड़ों की संख्या में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन को फिक्र है, ना सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेने की स्थिति में है। और इस देश का अनूठा सच यह है, इस देश के भीतर पार्लियामेंट हो या विधानसभा, हर दूसरा शख्स आपराधिक मामले में गिरफ्त है। लेकिन कोई ऐसा पार्लियामेंट्री और कोई ऐसा एमएलए आपको मिलेगा नहीं जो करोड़पति या अरबपति ना हो। यानी पूंजी और अपराध इस देश की राजनीति को चलाते हैं और राजनीतिक सत्ता इस देश के सिस्टम को चलाती है और सिस्टम उसी पूंजी और अपराध को देखता है। हमें लगता है कि आज इस चक्रव्यूह को भेदा जाए और समझने की कोशिश की जाए कैसे इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है और कैसे जिन हाथों में भारत सरकार की और देश की संपत्ति जिन हाथों में जाती है, वो कितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। जाहिर है सत्ताधारी पार्टी के पास सबसे ज्यादा फंडिंग जाएगी, लेकिन उसकी तादाद कितनी होगी? 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, कितनी फंडिंग होगी? यह भी कल्पना के परे है। जब इन परतों को खोलिएगा तो शुरू में इस बात का जिक्र हो जाए कि सरकार ने अभी अभी कहा है कि अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई है और उसी के मातहत सड़क, रेल, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, गैस पाइपलाइन, प्रोजेक्ट पाइपलाइन, अर्बन रियल एस्टेट, टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, स्टेडियम, सब कुछ को हम बेचेंगे और उसकी रकम भी बता दी गई है। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग सरकार को की, वह अलग अलग तरीके से की, उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी। जब उस दृष्टि से आप देखना शुरू करेंगे तो आप समझ पाएंगे दरअसल ये वही कंपनियां हैं जिन कंपनियों के लिए सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का निर्माण किया है और टारगेट लेकर चल रही है अगले 4 साल के लिए। इस साल इतना बेचेंगे, इतना पैसा आएगा, अगले साल इतना बेचेंगे, इतना पैसा आएगा। यह भी टारगेट तय किया गया है और इस टारगेट के तहत
21-22 में 88,000 करोड़ रुपए बेच डालने हैं, यानी इतने कमाई हो जाएगी सरकार की। 2022-23 में 1,62,422 करोड़ का टारगेट है। 2023 में यह टारगेट 1,79,000 का है और 2024 में जब चुनावी साल होगा उस बरस का टारगेट 1,67,345 करोड़ का है। यह है हर चीज को मोनेटाइज करने की स्थिति। लेकिन जो लोग फंडिंग कर रहे हैं उसमें शिपिंग से जुड़े हुई कंपनियां हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां हैं, उसमें पावर एंड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें कॉरपोरेशंस हैं जो कि प्राइवेट हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। जब इस लकीर को आप समझ पा रहे हैं तो उसके बाद अगले हिस्से में आइए। जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसमें एयर इंडिया भी है, बीपीसीएल भी है, कॉन्कर भी है, शिपिंग कॉरपोरेशन भी है, निप्को भी है, टीएचडीसी भी है, आईटीडीसी भी है, आईपीएल यानी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड भी है, सीईएल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड एचएफएल भी है और इसी तरीके से 23 कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट के दायरे में भी है। अब सवाल यह है कि इस दौर में सरकार ने कितना डिसइन्वेस्टमेंट किया और कितना प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पैसा दे दिया और वहां से कितना पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर आ गया। तो शुरुआत पहले पॉलिटिकल फंडिंग समझ लीजिए। यह पॉलिटिकल फंडिंग डराने वाली है क्योंकि इस देश में जब मार्च 2018 इलेक्शन से ठीक पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी कि इसको खरीदिए और आपकी कोई पहचान नहीं होगी, तो वह खरीदते खरीदते स्थिति यह आ गई कि 7,380 करोड़ जी इतने बॉन्ड खरीदेगा, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा आया। ये सारे बॉन्ड सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए, लेकिन बीजेपी चूंकि सत्ता में है और सारे नियम कायदे इस देश के लिए वही बनाती है और उसी की सत्ता है, तो ऐसे में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थिति उसके साथ जुड़ी वह तकरीबन 90% बॉन्ड उसके पास गए, 7,380 करोड़, यानी हर महीने लगभग 184 करोड़ 51,59,000 रुपए हर महीने डोनेशन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए आ रहे थे। और उसको अगर कन्वर्ट हर दिन में कर दीजिएगा तो 6 करोड़ 15 लाख रुपए प्रतिदिन बॉन्ड्स के जरिए पैसे आ रहे हैं मार्च 2018 के बाद से जुलाई तक। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि जिस दौर में लॉकडाउन था, जिस दौर में ऑक्सीजन इस देश में नहीं मिल रहा था, जिस दौर में लोगों की मौत होती चली जा रही थी, उस दौर में भी इन्हीं बॉन्ड्स के जरिए पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा रहा था। और उसका डाटा निकल कर आया कि जुलाई 2021 में, जो कि पिछला महीना था, अगर 150 करोड़ रुपए दिए गए तो आपको हम लिए चलते हैं अप्रैल के महीने में। याद कीजिए क्या स्थिति थी। मार्च और अप्रैल में इस देश में तबाही मची थी, लेकिन उस दौर में भी 695 करोड़ रुपए इस देश के कॉरपोरेट्स ने बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए। इतनी बड़ी तादाद में इस दौर में पैसा दिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को और वही कॉरपोरेट्स दे रहे हैं जिनके लिए इस देश में नियम कायदे उनके अनुकूल किए जा रहे हैं। यानी अगर आप ध्यान दीजिए तो पहली लहर यानी फरवरी से सितंबर 2020 के दौर में पैसा नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी लहर के दौर में भी पैसा दिया गया। इस दौर में सरकार का खजाना धीरे धीरे खाली हो चला था। इस देश के भीतर जो नीतियां बनाई जाती हैं उन नीतियों पर भी जब ध्यान देना शुरू कीजिएगा तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, 2017 में जीएसटी और 2018 में याद कीजिए कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया गया, 1,46,000 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर में ऐसी स्थिति नाजुक हो गई कि आखिर में सरकार ने उन्हीं कॉरपोरेट्स के लिए अनुकूल परिस्थिति बनानी शुरू की और उन कॉरपोरेट्स ने पॉलिटिकल पार्टी के लिए अनुकूल स्थिति पैसा दे देकर बनानी शुरू की। क्योंकि इस दौर में जो पॉलिटिकल फंडिंग बॉन्ड के अलावे निकल कर आई वह भी कोई कम नहीं है। उसको भी जोड़िएगा तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसे इस दौर में दिए जा रहे थे। और यह पैसे इतनी बड़ी तादाद में थे, अगर उसको हर साल के रूप में बाइफरकेट भी आप कीजिएगा तो 2019-20 जो पिछला साल है उसको आप लीजिए, 1,013 करोड़ रुपए जो दिए गए कॉरपोरेट के जरिए, उसमें 2 ट्रस्ट भी काम कर रहे थे। और 2 ट्रस्ट इस देश के भीतर में बड़े पावरफुल ट्रस्ट है, उसमें तमाम कॉरपोरेट्स और तमाम कंपनियां जुड़ी हुई हैं।
जिससे सब कोई एक साथ मिलकर आए और किसी पर उंगली और लांछन ना लगे कि अच्छा आपने गड़बड़ किया। तो ट्रस्ट भी इस देश में सत्ता के अनुकूल कैसे काम करता है, उसके लिए हमको लगता है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट और दूसरा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। हालांकि कुल 8 ट्रस्ट हैं, लेकिन इन 2 ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा, इन 2 ट्रस्ट के जरिए सिर्फ 2018-19 यानी 2018 के अप्रैल से लेकर 2019 के मार्च तक, इलेक्शन से ठीक पहले, अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे कोई दे सकता है लगभग 600 करोड़ रुपया इसी दौर में इन ट्रस्ट के जरिए, सिर्फ इन 2 ट्रस्ट के जरिए पैसे निकल कर आए। और जो अलग अलग तरीके से डोनेशन दिए जा रहे थे 2018-19 में 698 करोड़ रुपए जो कॉरपोरेट के जरिए पैसे दिए गए। 2014 से 2019 तक के बीच में कॉरपोरेट के जरिए इस देश में 2088 करोड़ रुपए दिए गए पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर। यह पैसा कोई कैसे देगा? ये लगभग बीते 4 बरस के हिस्से में अगर आप पॉलिटिकल फंडिंग को जोड़िएगा तो इससे पहले के जो वाकई 60-65 साल हैं, उस दौर में जितनी पॉलिटिकल फंडिंग एवरेज होती रही, उससे तकरीबन ये 400 गुना ज्यादा बन जाते हैं। यानी इन 4 बरस के भीतर में इतना पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में कॉरपोरेट के जरिए आ गया। और उन कॉरपोरेट्स को जो लाभ था वो सिर्फ टैक्स की रियायत भर का नहीं था, बल्कि यह जो पूरी लिस्ट है, जो अलग अलग कंपनियों के हमने नाम पढ़े, और अब जो लिस्ट सरकार द्वारा जारी की गई कि हम इन जगहों पर रोड दे देंगे 1,60,000 करोड़ का, रेलवे दे देंगे 1,52,000 करोड़ का, सरकार कह रही है हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमारी निगरानी में रहेगा। सवाल यह है कि अगर आपकी निगरानी में इस देश के भीतर में चीजें चल नहीं पा रही है और आप टोटली फेल कर गए हैं, तो इस देश को चलाने का क्या 5 साल का लाइसेंस आपको खुले तौर पर मिल जाता है? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में सुओ मोटो लेने की स्थिति में क्यों नहीं आई? विपक्ष की बेबसी देखी जा सकती है। राहुल गांधी ही एकमात्र विपक्ष के नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए यह बेचा जा रहा है। हम होते तो स्ट्रेटेजिकली चीजों को बेचते। लेकिन सवाल है कि आप जैसे भी बेचते या नहीं बेचते, लेकिन इस देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है जिसमें सिवाय विपक्ष बेबसी जाहिर करने के अलावे कुछ नहीं कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट खामोशी से इतर कुछ नहीं कह सकता है। तो क्या यह एक ऐसी स्थिति में देश लाकर खड़ा हो गया है जहां पे सत्ता के पास ऐसे एब्सोल्यूट पावर है कि वो एब्सोल्यूटली करप्ट की स्थिति में आकर खड़ा हो जाए और कोई इस देश में कुछ नहीं कहे? क्योंकि अगर इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट को भी आप परखना शुरू कीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में पहली बार निजी हाथों में पीएसयूज को दिया जा रहा था, और उसकी कुल कीमत 1999 से लेकर 2004 तक देखिएगा तो 24,260 करोड़ रुपए उस सरकार ने बनाए, कमाए या उसके पास आए। लेकिन उस दौर में भी कॉरपोरेट्स पॉलिटिकल फंडिंग इतनी बड़ी तादाद में नहीं कर रहे थे। आपको जानकर हैरत होगी, उस दौर में कॉरपोरेट फंडिंग भी होती थी, वह मैक्सिमम भी अगर पहुंचती थी तो वह आज की तारीख में, जब हम लोग लगभग 7,000-8,000 करोड़ का आपसे जिक्र कर रहे हैं, उस दौर की जो स्थिति थी वह कॉरपोरेट फंडिंग करती थी ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ रुपए। 90 करोड़ रुपए 99 में किए थे, फिर 100 करोड़ हुए, 110 करोड़ हुए। लेकिन 2014 तक की स्थिति में भी अगर आप आइएगा तो 300 करोड़ से ज्यादा की स्थिति आपके जहन में नहीं आएगी। 2014 के चुनाव से पहले 2012 तक की स्थिति हम बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ती है। 300 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़, 1,000 करोड़, उसके भी बाद। यानी इतनी पॉलिटिकल फंडिंग इसी दौर में कॉरपोरेट को देने की क्यों सूझी? बहुत साफ है, सरकार रियायत दे रही है, सरकार सुविधा दे रही है, सरकार नियम कायदों में ढील दे रही है, तो उनको जो लाभ हो रहा है वो समझौता इंटरनली यही हो सकता है कि हम आपको लाभ दे रहे हैं, आप हमको लाभ दीजिए। और इसीलिए जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं 1999 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 24,620 करोड़ रुपए कमा पाई थी डिसइन्वेस्टमेंट में। लेकिन एक सच उस दौर का यह भी है, उस दौर में स्वदेशी जागरण मंच और उस दौर में आरएसएस खुले तौर पर विरोध कर रहा था, और इसीलिए कहा जाता है कि उस ग्लैमर और चकाचौंध में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में ढह के गिर गई। मनमोहन सिंह की सरकार आई तो मनमोहन सिंह सरकार ने 2004 से 9 के बीच में 8,516 रुपए का
डिसइन्वेस्टमेंट किया और 2009 से 2014 के बीच में तकरीबन 1,05,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। यानी उस 10 साल के पीरियड को अगर मिलाइएगा तो 1,13,000 करोड़ रुपए। लेकिन 5 साल में 2014 से 2019 तक 2,80,490 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। जो प्राइवेट हाथों में चीजें गई वह तकरीबन 2.5 लाख करोड़ की है। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में बढ़ गई और 19 के बाद जब आप 20 में कदम रखते हैं तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट तकरीबन 50,298 करोड़। यह स्थिति बनती है 19-20 के भीतर में। उसके बाद चीजें और टारगेट ली गई हैं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ये और टारगेट लिए जा रहे हैं। यानी इस देश के भीतर का एक अनूठा सच ये है, इस देश को जो पॉलिटिशियन चलाते हैं वो तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त हैं अगर वह एक बार चुनाव जीत जाए। और ऐसी बेबसी आपको इससे पहले कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमको लगता है इस आंकड़े को भी समझने की जरूरत है। भारत इससे पहले इतना बेबस नहीं था। आज की तारीख में लोकसभा के भीतर बैठे हुए 543 सांसदों में से 157 सांसद ऐसे हैं जिन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, अगर उस पर फैसला आ जाए तो उनको मिनिमम जो है 7 साल की जेल हो जाएगी, क्योंकि गंभीर आपराधिक आरोप है उन पर जो उन्होंने अपने हलफनामे में जिक्र किए। यानी हर तीसरा सांसद गंभीर आपराधिक मामलों में फंसा हुआ है और हर दूसरे सांसद पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के 232 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। लेकिन अजीबोगरीब संयोग है कि जिन पर भी आपराधिक मामले चल रहे हैं, चाहे वो गंभीर ही हो, लेकिन वह करोड़पति जरूर होता है, अरबपति जरूर होता है। और 477 सांसद ऐसे हैं जो करोड़पति और अरबपति हैं। स्थिति ऐसी बन गई। और जब विधानसभा के भीतर आप निकल कर आइएगा तो वहां भी इस देश के लगभग 1,047 एमएलए इस देश के गंभीर आपराधिक आरोपों के हलफनामे में उन्होंने जिक्र किया है सजा मिनिमम 7 साल। ऐसी सजाएं उन पर लग सकती है। किसी किसी को तो आजन्म जेल में रहना पड़ेगा, ऐसा अपराध भी किया गया है। और कुल 1,640 ऐसे हैं एमएलएस। हम कहते हैं बहुत दूर क्यों जाते हैं, अभी पिछले साल ही तो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। 2000 पिछले साल के इसी साल तो हुए हैं। उसमें बंगाल है, उसमें असम है, उसमें केरल है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें पांडिचेरी है। वहां से 824 सीट आती है। इन 824 एमएलएस को जो जनता ने चुना है उसमें से लगभग आधे एमएलएस 419 एमएलएस के खिलाफ आपराधिक आरोप हलफनामे में उन्होंने जिक्र किया है और उसमें से 241 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। लेकिन जब इनके पैसों को टटोलिएगा तो 535 एमएलए ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं। विधायकों में भी यही स्थिति है। 3,100 एमएलएस जो हैं करोड़पति और कुल एमएलएस लगभग 4,200 होते हैं। इसका अगला सवाल यह निकल कर आता है, तो क्या इस देश को चलाने वाले लोग क्रिमिनल माइंड के हैं? वह कानून को नहीं मानते हैं। वो जब विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता और कानून को अपने साथ लेकर चलते हैं और एक तरह का समझौता है क्या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में? या एक ऐसी स्थिति है जिसके पास पूंजी है वह करप्ट होगा ही और जो करप्ट है वो अपराधी होगा ही? क्या ऐसी स्थिति है? और ये दोनों चीजें मिलती हैं तो चुनाव जिता देती है। और जब चुनाव जिता देती है तो उसके बाद आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है। और पहली बार इस देश में जब पॉलिसी का खुला खेल शुरू हुआ तो फिर कॉरपोरेट्स के लिए इस तरीके से पॉलिसी बननी शुरू हुई और बनाई जाने लगी कि हम आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, आप हमको पैसा देते चले जाइए। और यह जो था, यानी जिन कॉरपोरेट को देश बेचा उन्हीं कॉरपोरेट ने बीजेपी को फंडिंग की क्या? यानी मोदी सत्ता ने कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाया, कॉरपोरेट ने मोदी सत्ता को लाभ पहुंचाया। इस परिस्थिति में अगर इस देश की स्थिति को आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो एक आखिरी संकट आपके सामने सबसे बड़ा ये निकल कर आएगा। अब जब टारगेट चुने गए हैं कि हमको 2021 में इतना पैसा चाहिए निजीकरण के जरिए, 2022 में इतना चाहिए, 2023 में इतना चाहिए, 2024 में इतना चाहिए और 2025 बीतते बीतते इतना चाहिए, जो पैसा निर्धारित किया गया है। अगर आप इस मार्केट को टटोलना शुरू कीजिएगा, जो कॉरपोरेट का मार्केट है, इंडस्ट्रीज का मार्केट है, जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई यूनिटों का मार्केट है, या फिर इस देश के भीतर में अलग अलग संसाधनों को जो खरीदने वाले लोग हैं, उसमें से इस देश में सिर्फ आपको टॉप 10 कॉरपोरेट्स ही नजर आएंगे जो कि अलग अलग तरीके से हर क्षेत्र में अब घुसने को तैयार हैं। वो माइंस भी खरीदते हैं, वह इस देश में कम्युनिकेशन भी करते हैं।
वो इस देश के भीतर में पोर्ट्स भी खरीदते हैं, इस देश में हवाई अड्डे भी खरीदते हैं, इस देश में रेल भी चलाना चाहते हैं और रेलगाड़ियों के साथ अब रेलवे स्टेशन भी खरीदते हैं। इस देश के भीतर में माइंस को लेते हुए अपने साथ वो शिपिंग की दिशा में भी बढ़ते हैं। इस देश के भीतर में वो रियल एस्टेट से भी जुड़ जाते हैं और पावर जनरेशन से भी जुड़ जाते हैं। वो पाइपलाइन भी बिछाना चाहते हैं, वो एविएशन, यानी 10 ऐसी कंपनियां जो मल्टीपल तरीके से इस देश में काम कर रही है। और उसमें जब आप छांटना शुरू कीजिएगा तो बीते 4 साल में आपको 6 बड़े कॉरपोरेट निकल कर आएंगे जिन्होंने पैसा खूब दिया है बीजेपी को पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वाकई एब्सोल्यूट पावर करप्ट? एब्सोल्यूटली। और यह आज की तारीख में एक खुली किताब की तरह है जिसमें आपको रोकने वाला कोई नहीं है। यानी देश ऐसा बेबस तो कभी नहीं था कि इस देश के भीतर में ना तो आंदोलन होंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी जागृत कर पाएगी, ना इस देश में किसी नेता के पास कोई नैतिक बल बचेगा, ना ही इस देश के भीतर में कोई इस तरीके से एक संवाद की इंटेलेक्चुअल स्थिति निकल कर आएगी, ना इस देश के भीतर में मीडिया रिपोर्ट फाइल कर पाएगा। और होते होते इस देश के भीतर में चाहे वो एफआईआर दर्ज करने वाले थाने हो या नया एफआईआर दर्ज करने वाला थाना जो ईडी है या आईटी है, वह भी उस दिशा से आंख मूंद लेगा जो इस पूरे सर्किल के भीतर में पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यानी सत्ता से जुड़ा हुआ है। उस दिशा में वो नहीं देखेगा, लेकिन जो भी उस दिशा में उंगली उठाएगा उस पर वो अपने शिकंजे को कसना शुरू कर देगा। क्या एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में है? और इन सब के साथ सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी यह पावर है कि अगर उसे लगता है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है और यह देश में नागरिकों के हक और उनके अधिकार को ही प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कैसे, तो हमको लगता है एक आकलन और आपको देना चाहिए। जो पीएसयूज को बेचा जा रहा है, पीएसयूज में काम करने वाले कर्मचारी 2014 में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे और नरेंद्र मोदी आ रहे थे, उस समय पीएसयूज में काम करने वाले कर्मचारी जो पेरोल पर थे उनकी संख्या थी 16,50,000। आज की तारीख में उनकी संख्या है 9,80,000। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि तकरीबन 7 लाख कर्मचारियों के रोजगार छिन गए, तो जिन जिन क्षेत्रों में जो जो चीजें होंगी वहां पर क्या होगा। और बरस दर बरस अगर देखना शुरू कीजिएगा तो 2014 में 16,50,000 कर्मचारी थे, 2 साल बाद 2016 में घटकर 15 लाख हो गए, 2018 में घटकर ये 10,90,000 हो गए, 2020 में ये घटकर 9,80,000 पर आ गए। तो क्या जनता सिस्टमेटिक तरीके से बेरोजगार हो रही है? जनता को सिस्टमेटिक और सिस्टम के मातहत इस देश में अब हाथ में कटोरा पकड़कर और एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जा रहा है जहां पर आपके पास एजुकेशन कोई हो, डिग्री कोई हो, लेकिन आपके लिए इस देश में रोजगार नहीं बचेगा। इस देश का अपना जो प्रोडक्शन था, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, वह भी जब आप प्राइवेट हाथों में बेचिएगा तो प्राइवेट नियम बड़ा साफ कहता है वह प्रॉफिट पर टिका है, उसे मुनाफा चाहिए। और इस स्थिति में क्या वाकई सरकार तो वेलफेयर स्टेट खुद को मानती थी, यानी कल्याणकारी राज्य की धारणा थी, उसी के मातहत तो इस देश में सबका पेट भरना है, राइट टू फूड लाया गया, इसीलिए इस देश में मनरेगा लाया गया, इसीलिए राइट टू एजुकेशन लाया गया। यानी सारी चीजें आप मोनेटाइज कर दीजिए तो इस देश में जिसकी जेब में पैसा होगा उसी को भोजन मिलेगा, जिसकी जेब में पैसा होगा उसी को एजुकेशन मिलेगा, जिसकी जेब में पैसा होगा उसी को काम मिलेगा। अगर यह स्थिति आ गई और फिर जो देने वाले लोग हैं जब उनके सामने डिमांड ज्यादा होगी तो वह फिर कुछ भी वसूलेंगे या कुछ भी करेंगे अपने लिहाज से, उन्हें तो मुनाफा चाहिए। तो क्या भारत की एब्सोल्यूट पावर की जो करप्शन है, जो एब्सोल्यूटली की दिशा में बन चुकी है, क्या ऐसी स्थिति में वाकई यह देश बेबस हो गया है, या इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष और जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं सभी इतनी बेबसी के शिकार हो गए हैं? यह एक सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त का इसलिए है क्योंकि सरकार एक पॉलिसी के तहत इस देश को मोनेटाइज कर रही है और वह पॉलिसी मोनेटाइजेशन के साथ लोगों के खिलाफ जा रही है। तो ऐसे में कोई भूमिका इस देश में पॉलिटिकल पार्टी की क्या होगी और सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी और जनता की भागीदारी क्या होगी, यह कमोवेश अब हर किसी को तय करना चाहिए। अन्यथा 200 बरस पुराने इस मुहावरे को फिर से पढ़ लीजिए, पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट करती है, अपार सत्ता अपार भ्रष्ट करती है। बस इसे ही गुनगुनाते रहिए।
और धीरे धीरे कहीं देश खत्म ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। सत्ता भ्रष्ट करती है और अपार सत्ता अपार भ्रष्ट करती है। पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यह कथन कोई आज का नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही हो चला है। और यह त्रासदी भारत के सामने इस तरीके से उभर कर आई है कि इससे पहले भारत में ऐसी बेबसी कभी देखी नहीं गई। सब कुछ खुलेआम हो रहा है, खुलकर हो रहा है। विपक्ष बेबस है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस देश को जिन हाथों में बेचा जा रहा है, वही हाथ इसी सरकार को और उसी की पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं। और भारत के इतिहास को अगर पलटना शुरू कीजिएगा आजादी के बाद, तो जितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग बीते 4 बरस के दौरान हुई, इतनी बड़ी फंडिंग इससे पहले कभी नहीं हुई। कभी से मतलब है 1950 से लेकर 2014 तक। आपको यह तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी जब करोड़ों के तर्ज पर इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया जा रहा हो और उसी कॉरपोरेट को इस देश की संपत्ति कौड़ियों के मोल दी जा रही हो। आपने अभी सुना होगा कि किस किस क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों को बेचा जा रहा है और उसकी तादाद कितनी बड़ी है। लेकिन आपने यह नहीं जाना होगा, दरअसल जो जो कंपनियां इस देश में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रही है, वह कौन कौन सी कंपनियां हैं और किन किन माध्यमों से वह फंडिंग करती है। और पॉलिटिकल फंडिंग की तादाद हर दिन, यानी बीते 4 बरस के दौर में या फिर 2014 के बाद से अगर स्थितियों को देखना शुरू कीजिएगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन 10 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास फंडिंग आती रही। यह इलेक्ट्रल बॉन्ड से फंडिंग आई, यह कॉरपोरेट्स द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के जरिए फंडिंग आई, यह निजी तौर पर फंडिंग दी गई। और यह सारी फंडिंग को जोड़ते चले जाइएगा तो हर दिन 10 करोड़ रुपए फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी के पास आ रही है। इतना पैसा इस देश में कैसे आ रहा है? और अगर पैसा आ रहा है तो क्या यह ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, या फिर व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट करने के जो रास्ते बनाए गए हैं, उसमें पॉलिटिकल फंडिंग करने वाले की पहचान की जरूरत भी अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उस तरफ देख नहीं सकता है, वो आवाज नहीं लगा सकता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदा और उसके जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे दिया गया। 20,000 रुपए से कम का डोनेशन देने वाले की पहचान भी नहीं होती है, लेकिन 20-20 हजार रुपए जोड़ते चले जाइएगा तो वह करोड़ों की संख्या में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन को फिक्र है, ना सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेने की स्थिति में है। और इस देश का अनूठा सच यह है, इस देश के भीतर पार्लियामेंट हो या विधानसभा, हर दूसरा शख्स आपराधिक मामले में गिरफ्त है। लेकिन कोई ऐसा पार्लियामेंट्री और कोई ऐसा एमएलए आपको मिलेगा नहीं जो करोड़पति या अरबपति ना हो। यानी पूंजी और अपराध इस देश की राजनीति को चलाते हैं और राजनीतिक सत्ता इस देश के सिस्टम को चलाती है और सिस्टम उसी पूंजी और अपराध को देखता है। हमें लगता है कि आज इस चक्रव्यूह को भेदा जाए और समझने की कोशिश की जाए कैसे इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन शुरू होता है और कैसे जिन हाथों में भारत सरकार की और देश की संपत्ति जिन हाथों में जाती है, वो कितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। जाहिर है सत्ताधारी पार्टी के पास सबसे ज्यादा फंडिंग जाएगी, लेकिन उसकी तादाद कितनी होगी? 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, कितनी फंडिंग होगी? यह भी कल्पना के परे है। जब इन परतों को खोलिएगा तो शुरू में इस बात का जिक्र हो जाए कि सरकार ने अभी अभी कहा है कि अब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई है और उसी के मातहत सड़क, रेल, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, गैस पाइपलाइन, प्रोजेक्ट पाइपलाइन, अर्बन रियल एस्टेट, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, स्टेडियम, सब कुछ को हम बेचेंगे और उसकी रकम भी बता दी गई है। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों ने इस दौर में पॉलिटिकल फंडिंग सरकार को की, वह अलग अलग तरीके से की, उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी। जब उस दृष्टि से आप देखना शुरू करेंगे तो आप समझ पाएंगे दरअसल ये वही कंपनियां हैं जिन कंपनियों के लिए सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का निर्माण किया है और टारगेट लेकर चल रही है अगले 4 साल के लिए। इस साल इतना बेचेंगे, इतना पैसा आएगा, अगले साल इतना बेचेंगे, इतना पैसा आएगा। यह भी टारगेट तय किया गया है और इस टारगेट के तहत
21-22 में 88,000 करोड़ रुपए बेच डालने हैं, यानी इतने कमाई हो जाएगी सरकार की। 2022-23 में 1,62,422 करोड़ का टारगेट है। 2023 में यह टारगेट 1,79,000 का है और 2024 में जब चुनावी साल होगा उस बरस का टारगेट 1,67,345 करोड़ का है। यह है हर चीज को मोनेटाइज करने की स्थिति। लेकिन जो लोग फंडिंग कर रहे हैं उसमें शिपिंग से जुड़े हुई कंपनियां हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां हैं, उसमें पावर एंड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें फाइनेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें कॉरपोरेशंस हैं जो कि प्राइवेट हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। जब इस लकीर को आप समझ पा रहे हैं तो उसके बाद अगले हिस्से में आइए। जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसमें एयर इंडिया भी है, बीपीसीएल भी है, कॉन्कर भी है, शिपिंग कॉरपोरेशन भी है, निप्को भी है, टीएचडीसी भी है, आईटीडीसी भी है, आईपीएल यानी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड भी है, सीईएल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड एचएफएल भी है और इसी तरीके से 23 कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट के दायरे में भी है।